सो हेलो वेलकम गाइस वायरलेस क्लासेस के एक अनादर वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ गाइस, आप सभी का चल रहा है चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का ये वीडियो है। साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, आप सभी का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो इस सिंगल वीडियो में मैं आप सभी का कंप्लीट टॉपिक इस चैप्टर को का जो है आप सभी को मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस केवल सिंगल वीडियो को आप देखिए और कंप्लीट वॉच करिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक। और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं इस जो है कंप्लीट सेशन में कंप्लीट क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ड्रॉप करिएगा कि आपको ये ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, और चलिए, मैं आप सभी को ऑलरेडी पता है कि डेली लाइव क्लासेस चलते हैं, उसको अटेंड करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहला इस चैप्टर में जो टॉपिक्स है वो यही है कि जो चैप्टर का नेम ही है पहला टॉपिक। ठीक है, कि चैप्टर का नेम क्या है? तत्व। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक्स क्या बना? खुद से टॉपिक्स को बनाइए एंड खुद से टॉपिक्स को समझिए। ठीक है, तो देखिए तत्व क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, क्योंकि जब चैप्टर का नेम आपको नहीं पता होगा कि उसके बारे में कि ये होता क्या है, तो एक्चुअली तो उसके बाद आपको अदर डिटेल्स थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, अदर टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, चैप्टर के नेम को समझेंगे, इसमें हमको पढ़ना क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखो तत्व क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखो तत्व एक्चुअली में होता क्या है। तत्व जो होता है वो सेम टाइप के अणु से मिलकर के बना होता है। जैसे देखो ये वन है तो अगला वाला भी जो अणु रहेगा वो भी क्या रहेगा? वन ही रहेगा। ठीक है, ये सेम ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? इनको तत्व कहते हैं हम। ठीक है, जैसे ये ए है, अगला एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, तो अगला वाला भी जो अणु रहेगा वो क्या रहना चाहिए? वो ए ही रहना चाहिए। वो बी हो जाएगा तब ये तत्व नहीं होगा। लेकिन अगर वो ए रहेगा पहला वाला अणु भी और दूसरा वाला वाला अणु भी, तो भी ये क्या कहेंगे? उसको हम तत्व ही कहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इतना थोड़ा सा तत्व के बारे में आइडिया हो गया होगा। और अभी मैं आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे आप टॉपिक्स को पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, आपका पूरा इन्वायरमेंट बन जाएगा और आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो अगर आ जाएगी कोई आपको टॉपिक समझ में, तो अगर आपको टॉपिक समझ में आने लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और उनका भी हेल्प हो। ठीक है, तो देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ जो होते हैं तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने भी अपने दैनिक जीवन में फेस किया है कि हमारे जो नियर अबाउट में जो जो भी पदार्थ होते हैं वो या तो तत्व के रूप में होते हैं, या तो कंपाउंड स्थिति के रूप में होते हैं, यौगिक के रूप में बने होते हैं, या फिर मिश्रण में, या फिर किसी घोल रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये तत्व कितने अभी तक हमें पता है? 118 तत्व हमें पता है। ठीक है, टोटल कितने तत्व हमें पता है? 118। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ लिया भाई कि जल्दी से हमें तत्व का जो है डेफिनेशन बताओ कि तत्व होता क्या है। ठीक है, हम तत्व से क्या समझे, तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि जो तत्व होता है वो सेम ही टाइप के अणु से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और जो तत्व होता है वो हमारे आसपास मिश्रण यौगिक तत्व के रूप में जो भी हमारे आसपास सामान होता है, पदार्थ होता है, वो मिश्रण तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित है। और अभी तक हमें 118 टोटल तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल बता देना, सोडियम, सोना और मैग्नीशियम। ठीक है, बस हो गया आपका तत्व का। ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, आप 3 नंबर में इसको आराम से लिख दोगे। ठीक है, अब बात आई कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। अगला टॉपिक ये बना। अब किस चीज़ का वर्गीकरण? तत्व एवं आपने क्या है ये तत्व का वर्गीकरण। चैप्टर का नेम पहले आप देख लो, पहले अच्छे से समझ लो। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त मतलब टेबल। ठीक ठीक है, तो टेबल में तत्वों का वर्गीकरण, ये आपका जो है वीडियो का एंड जो है टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ वर्गीकरण। आवश्यकता क्यों पड़ी तत्वों को बांटने की। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? यही बांटना होता है। ठीक है, तो देखो क्यों पड़ी तत्वों को आवश्यकता। ठीक है, वर्गीकरण की। तो देखो तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया।
ठीक है। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी उनको, मतलब हमें जो है बांटने की या फिर वर्गीकृत करने की। सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये तो मैंने आपको बुक के लैंग्वेज में समझाया, ठीक है, कि तत्वों का आसान तरीके से अध्ययन करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है। तो देखो मान लो कि किसी भी कॉलेज में ये 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़ते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ए वाले का सेक्शन क्या है, सेक्शन 1 है, ठीक है। बी वाले का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 है, ठीक है। एंड सी वाले का सेक्शन क्या है, 3 है, ठीक है। अब नए न्यू एडमिशन हुआ, न्यू स्टूडेंट्स आए, और वो कौन से आए, डी ई एफ, ठीक है। डी ई एफ स्टूडेंट्स 3 और आए, ठीक है। अब हमें इनको क्या करना है, सेक्शन वाइज में बांटना है। किस में बांटना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में बांटना है। अब हमें क्या होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर क्या स्किल है। वो स्किल अगर डी ई या फिर एफ इन स्टूडेंट्स में किसी में से पाया जाएगा तो उसको हम सेक्शन 1 में रख देंगे। बी वाले से मिलता जुलता किसी का गुण होगा तो उसको हम बी वाले में रख देंगे। सी वाले से मिलता जुलता किसी में गुण होगा तो हम उसको सी के साथ रख देंगे, ठीक है। तो आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ज़्यादा जो है परेशानी ना हो, ज़्यादा जो है सर्च ना करना पड़े, और आसानी से हम एक को सर्च करेंगे और अगला तत्व तो आसानी से हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको वर्गीकृत किया गया, ठीक है। अब इसी में वर्गीकृत करने में डाबेर राइनर का एक त्रिक नियम है, ठीक है, उसको आप समझिए, ठीक है। ये आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि डाबेरा इनक जो है त्रिक, इनका नियम क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो इनका त्रिक नियम क्या है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार लगाया जाता है तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा गया है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य जो 2 तत्व होते हैं उनके परमाणु भार के माध्य होता है, ठीक है। अब आप इसको कैसे समझोगे, ठीक है। देखो इन्होंने बताया कि जो हम तत्व जो होता है, अब तत्व तो आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, ये सब क्या है, तत्व हैं, ठीक है। तो देखो जब उनको हम बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लगाते हैं, रखते हैं, तो जो 3 तत्व का जब हमें समूह बनाते हैं तो जो तीसरा, इसी इसको त्रिक कहा गया, ठीक है। 3 तत्व का समूह हमने बना लिया। अब चलिए मैं इनको इनके डिफिनेशन के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। 3 तत्व इन्होंने बताया कि 3 तत्व को उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, ठीक है। तो लो कैल्शियम रख दिया हमने, स्ट्रांसियम रख दिया और बेरियम रख दिया। 3 तत्व मैंने रख दिया, परमाणु भार 40, 87.6, 137.3, ठीक है। परमाणु भार कैसा है, बढ़ते हुए क्रम में रख दिया है, ठीक है। तो अब ये जो हमें ग्रुप प्राप्त हुआ, समूह प्राप्त हुआ, इसे ही हम त्रिक कहते हैं, ठीक है, त्रिक समूह। और देखो इसमें जो मध्य वाला तत्व होगा उसका जो परमाणु भार होगा इसके फर्स्ट और सेकंड वाले परमाणु भार के माध्य होगा, ठीक है। अब वो माध्य आप कैसे निकालोगे वो भी मैं बता देता हूँ। आप इन दोनों का क्या करोगे, एडिशन करोगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वाले तत्व का एडिशन करोगे, जितना आएगा, फर्स्ट मान लो ए है एंड थर्ड नंबर वाला तत्व सी है, ठीक है। इन दोनों का जितना भी होगा उसका आप हाफ कर देना, ठीक है। माध्यमान निकल जाएगा, माध्य जो निकलेगा वही जितना आएगा वो देखो ना 87.6 के समथिंग में होगा, ठीक है, इसी के रिलेटेड में होगा, ठीक है। तो इसी को इनका त्रिक कहा जाता है। अब ये त्रिक इनका क्या हुआ कि अब इसमें आप इसको सोचोगे, चलो इन्होंने तो बढ़िया एग्जांपल दे दिया, फिर इनके हिसाब से क्यों नहीं तत्वों को एडजस्ट किया गया, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये सब किसके लिए काम हो रहा है, ये सब पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो इसमें इनकी जो सीमाएं थी, मतलब इनका जो नियम था वो केवल इतना ही कर सकता था कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही का ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। तो इनके नियम के थ्रू हम केवल 3 ही तत्व को जो है एडजस्ट कर सकते थे, 3 ही तत्व को क्रमबद्ध तरीके से पीरियोडिक टेबल में रख सकते थे, ठीक है। तो बट हमारे पास तो 118 तत्व हैं, लेकिन ये नियम केवल 3 ही तत्व पे काम करता था। तो हमारे पास और भी तत्व जो बचे हैं, अब उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए देखिए और नियम बनाए गए, ठीक है। तो हम देखते हैं और नियम क्या है, ठीक है। अब देखो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, एक नियम ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो अष्टक नियम दिया था वो क्या था और उसको समझाइए, ठीक है। तो चलिए अब न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में बताऊं, और ये सब नियम किस लिए है,
तत्वों को पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए। अभी जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो उसमें तत्व कैसे रखे गए वो आप समझ रहे हो, ठीक है। इससे पहले बहुत से वैज्ञानिक आए थे, क्योंकि ये आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है उससे पहले बहुत से वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने रखा है। तो कैसे रखा था शुरू में स्टार्टिंग में वो आप देखो, ठीक है। तो देखो, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व का गुण पहले वाले तत्व के समान था, ठीक है। अब जो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत था वो यही था कि भाई जब हम इसमें क्या करते थे, हम 8 तत्व, जैसे हम तत्वों को उसके बढ़ते हुए क्रम में रखते थे, 1 2 3, मान लो ये कोई तत्व है, ठीक है। तो ऐसे ही हम 8वें तत्व तक जब पहुँचते थे, जो हमारा 8वें तत्व का गुण था वो पहले वाले तत्व से मिलता था, ठीक है। तो इन्होंने जो है यही नियम दिया कि हम इसको रखते हैं तो हमारा जो पहला तत्व है वो 8वें वाले तत्व के नियम जो है मिलता जुलता है। अब फिर इसके बाद देखो क्या प्रॉब्लम हुई, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसका जो अष्टक का सिद्धांत इसको कहा गया, ठीक है। तो इसको हम लोग संगीत के अष्टक से इनकी तुलना कर दी गई। अब कैसे कर दी गई वो आप देख लो, सा रे गा मा, यहाँ पे देखो ये जो ध्वनि वो निकलता है ना, इसी से इनकी तुलना कर दी गई थी, ठीक है। इसीलिए इसका नियम को ही अष्टक का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 तत्व है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 एंड 4, 7 ही तत्व है, ठीक है। तो जो पहला तत्व होता था वो 8वें वाले तत्व के गुण से जो है मैच खाता था, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा इसमें क्या सीमाएं थी, मतलब क्या इनका जो नियम था वो किस पे लागू नहीं होता था। तो देखो ये नियम जो है कैल्शियम धातु, तो देखो इस नियम की, किस नियम की, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था उसका क्या क्या सीमा था, मतलब ये कहाँ पे लागू नहीं करते थे, ठीक है। तो देखो ये नियम केवल हल्के तत्व पर लागू होता था, मतलब जो कैल्शियम धातु है और जो जितने भी हल्के जो तत्व हैं, ये नियम केवल उन्हीं पर जो है काम करता था, ठीक है। और नए तत्व के गुण जो है इस साड़ी से मेल नहीं खाते थे। जो नए तत्व आते गए उनका जो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि पहला वाला 8वें से मिलता था, तो इनके जो सिद्धांत के अनुसार ऐसा हुआ ही नहीं, नए तत्व थे वो मिले ही नहीं उनके गुण, ठीक है। तो देखो सारणी में तत्वों को समन्वित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया था, ठीक है। अब इनके नियम में यही प्रॉब्लम था कि सारणी में क्या किया गया, जिनका मैच करता था गुण उनको रखा गया कि नहीं रखा गया, लेकिन जिनका मैच नहीं करता था गुण आपस में उनको भी रख दिया गया उन तत्वों को, ठीक है। तो ये जो सारणी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई, मीन यहाँ पे यही इनका प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये नियम भी फेल हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ये सब बता दिया कि तत्व क्या होता है एंड तत्व का पीरियोडिक टेबल में क्यों वर्गीकरण किया गया, क्या क्यों रीज़न था। रीज़न यही था कि हम अच्छे से उसको वर्गीकरण इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये पढ़ने में हमें आसानी हो, सभी जो है एक साइड के जो तत्व हों, एक जो है जिनका प्रॉपर्टी एक हो वो एक साइड हो जाए, ठीक है। जो धातु हैं वो उनको एक साइड कर दिया जाए, ठीक है। और भी जो है जिनका अष्टक पूरा है उनको एक तरफ कर दिया जाए, इसीलिए इन सब चीज़ों को वर्क करने के लिए ये नियम लाया गया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको डाबेर राइनर का जो त्रिक नियम था उसको मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मैंने न्यूलैंड का आपको बता दिया, न्यूलैंड का अष्टक नियम ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी मैंने समझा दिया कि इसमें जो है इनके नियम के अनुसार जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं, तो जो पहला तत्व होता है वो 8वें तत्व के गुणों के समान होता है, ठीक है। तो इसके बाद इनके नियम की क्या क्या प्रॉब्लम थी या फिर क्या सीमाएं थी, इनका नियम कहाँ पर काम करता था ये भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे काम नहीं गया, इनके नियम में क्या प्रॉब्लम थी वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी ये भी आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी एक टॉपिक्स है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है। कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है क्या, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं उसमें अब ये टॉपिक्स तो पढ़ना अनिवार्य है हमें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो देखिए मेंडलीफ के भौतिक तथा रासायनिक गुण, जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है, ठीक है। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी उनके अनुसार जो तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भौतिक और रासायनिक गुण जो आवर्ती फलन होता है परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है।
और दूसरा था मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित थी। ठीक है, तो जो मेंडलीव ने आवर्त जो है पीरियोडिक टेबल दिया, उनके अनुसार जो तत्व का व्यवस्था किया गया था या फिर तत्वों को रखा गया था पीरियोडिक टेबल में, वो उनके रासायनिक गुण के हिसाब से रखा गया था। ठीक है, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और जिसे समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा आपको इनका पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समथिंग आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा कुछ देर के लिए आप रोटेट कर लो। ठीक है, ये देख लो मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब देखो इन्होंने क्या क्या किया था, देख लीजिए कितने रो हैं और कितने कॉलम्स इन्होंने बनाए हुए। ठीक है, देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूंगा, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी, मतलब मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी, उसके अनुसार जो हमारा तत्व है एंड जो उसका गुण है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उसके परमाणु के द्रव्यमान के आवर्ती फलन था। ठीक है, और जो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में रखा गया तत्वों को, वो उनके रासायनिक गुण के आधार पर रखा गया था। किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और इसमें देखो 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। आपने क्या देखा, ऐसा कुछ था, ऐसा इनका था पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 8 थे इसमें। ठीक है, 7 8। ठीक है, देखो 8 यहाँ पे इन्होंने ऊर्ध्वाधर रखा था स्तंभ एंड 7 इन्होंने क्षैतिज रखा हुआ था। ठीक है, इन्होंने 7 यहाँ पे रखा हुआ था क्षैतिज में। ठीक है, तो ऐसा कुछ टाइप का था। अभी मैं आपको जब क्लियर दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बस थोड़ा सा बना करके दिखाया है। ठीक है, तो देखो जो स्तंभ होता है उसे हम समूह कहते हैं एंड जो पंक्तियाँ होती हैं उसे आवर्त कहते हैं। ठीक है, किसमें कहते हैं? इन पीरियोडिक टेबल में जो समूह होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ से। ठीक है, एंड जो हमारा क्षैतिज होता है, पंक्तियाँ होती हैं, उसे हम आवर्त से जो है दर्शाते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या उपलब्धियाँ थी, मतलब मेंडलीव की तो आवर्त सारणी मैंने बता दी कि क्या थी। तो अब अगला टॉपिक यही है मेंडलीव के सारणी से रिलेटेड कि इनकी आवर्त सारणी में मतलब पीरियोडिक टेबल की क्या क्या उपलब्धियाँ थी या फिर क्या क्या गुण थे जो इनकी आवर्त सारणी में देखे गए, पीरियोडिक टेबल में देखे गए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या उपलब्धियाँ थी या फिर क्या बेनिफिट था। तो देखो इनमें क्या था कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। ठीक है, तो देखो मेंडलीव ने क्या किया था, सर मेंडलीव ने, इन्होंने उस टाइम पे जितने भी तत्व खोजे नहीं गए थे या फिर जो तत्व इनको नहीं मिले थे, नहीं पता थे, उसके लिए इन्होंने जगह छोड़ दिया था अपने आवर्त सारणी में कि ये तत्व जब आएंगे इनमें फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें क्या किया गया था, इनके आवर्त सारणी में समान गुण धर्म वाले तत्व को एक स्थान पर मिल गया। ठीक है, तो देखो जैसे अब कोई दो तत्व है, ए है एंड बी है। ठीक है, इनका प्रॉपर्टी तत्व का एंड इस तत्व का प्रॉपर्टी अगर सेम है तो इसको एक स्थान पर रख दिया गया था। ठीक है, एक स्थान मिल गया। ठीक है, तीसरा नियम यह था कि पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैस का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। ठीक है, और मेंडलीव ने क्या किया कि आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, अक्रिय गैस जो होते हैं, इसको पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। ठीक है, उस टाइम तो पता लगे नहीं थे, बट इन्होंने उसके लिए भी जगह छोड़ दिया था, समूह छोड़ दिया था कि जब इनका पता चलेगा तो इनको अलग जगह पर रख दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया उपलब्धियाँ, बट सीमाएं, मतलब इनकी जो है पीरियोडिक टेबल थी, आवर्त सारणी थी, वो कहाँ तक सीमित रह गई या फिर उसमें क्या दिक्कत रहेगा। ठीक है, या फिर क्या प्रॉब्लम रह गया जिसके कारण से क्या ये बाद में फिर से बदल दिया गया। तो देखो इसकी क्या सीमाएं थी कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, समस्थानिक की जो स्थिति थी, मतलब कहाँ पे रखा जाएगा या फिर कहाँ पे नहीं, उसका कोई भी देख लीजिए इस मेंडलीव की ने जो सारणी दी थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था या फिर क्या इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था जिसके कारण ये फिर से चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो वो आप देख लो कि इसमें क्या था कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, मतलब जिस तत्व का जो है समस्थानिक, मतलब आप समझते ही हो, जिसका परमाणु क्रमांक सेम था, उसको जो है इन्होंने प्लेस नहीं कंफर्म किया था कि उसको कहाँ पे प्लेस दिया जाएगा।
ठीक है। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, इनके पीरियोडिक टेबल, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें हाइड्रोजन का भी जो है जगह था वो भी इसमें कंफर्म नहीं था कि उसको कहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें प्रॉब्लम ये था कि कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, ठीक है। तो इसमें ये भी था कि कहीं कहीं ये भी देखने को मिला कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक कम है या फिर ज़्यादा है उसको भी इन्होंने कैसे भी करके रख दिया था पीरियोडिक टेबल में अपने, ठीक है। तो ये सब इनके पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की कमियां थी, जिसके वजह से जो है इनके जो है मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई थी उसमें भी यहाँ पे करेक्शन किया गया बाद में। तो यही आपका टॉपिक्स था अभी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियाँ थी, क्या क्या सीमाएं हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी थी क्या, ठीक है। तो अभी मैं आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी थोड़ा सा मैं इमेज आपको शो करा दे रहा हूँ, जिससे आपको सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी देखिए आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ओके। तो आप उसको देख लीजिए एंड यहाँ पे सो गाइस ये देख लो आप, मेंडलीव का कुछ ऐसा आवर्त सारणी आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो इसमें हाइड्रोजन का जो जगह है वो भी फिक्स आपको नहीं शो हो रहा है, ठीक है। कभी इसको यहाँ पे रखा गया, कभी आप इसको कहीं पे भी और जगह रख दिया गया, ठीक है। तो ये सब इसमें कमियां थी। जो उपलब्धियां मैंने बताया आप वो भी देख सकते हो, जहाँ जो तत्व हमें पता नहीं थे उसके लिए जगह छोड़ दिया गया था कि जब ये आएंगे तत्व तो इनको फिल कर दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके उपलब्धियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं इसमें। देखो यहाँ पे 7 जो है क्षितिज थे और 8 जो है ऊर्ध्वाधर थे, देखो 8 यहाँ पे है ना। तो यही है मेंडलीव का आवर्त सारणी और इसी में कुछ थोड़ा सा जो है कमी है और उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको मे भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा क्या, जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी एंड न्यूलैंड के द्वारा जो आवर्त का नियम दिया गया, ठीक है, उनको भी हमने पढ़ा था। तो देखो अब हमारा जो है टॉपिक्स है आधुनिक आवर्त सारणी, और ये सब टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़ा था कि भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या कमियां थी, ठीक है। तो अब उसको दूर करने के लिए लाया गया कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी किसके बेसिस पे बनाया गया है, कैसा व्यू है इसका, इसमें तत्वों को कैसे रखा गया, वो सब डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आवर्त सारणी दिखाता भी हूँ। आवर्त सारणी आधुनिक वही आवर्त सारणी है जो पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिलता होगा या फिर आप खरीदते होगे। तो वो अभी जो मिल रहा है आपको वो आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो जो कोई भी तत्व है उसका परमाणु संख्या जो है उसके जो है परमाणु का जो द्रव्यमान है वो परमाणु संख्या से अधिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, ठीक है। एंड आधुनिक आवर्त सारणी का किस नियम पे बना है, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो जो तत्व का जो गुणधर्म है वो उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बेसिस पे भी रखा गया है, वो आपने देखा है, ठीक है। तो देखो आगे मैं आपको पहले आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ एंड थोड़ा सा मैं जूम कम करके एंड उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब में भी आपको क्लियर हो गया होगा, 1 मिनट बस। ये देखो आप आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। कि आधुनिक आवर्त सारणी आपके पास भी होगा एंड दिखता कैसा है वो भी आप देख लो, ठीक है। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु, उपधातु इन सबको रखा गया है, ठीक है। इसमें जो अक्रिय गैस हैं उनको भी एक साइड रखा गया है, ठीक है। और ये देखो लैंथेनाइड, एक्टेनाइड जो तत्व हैं उनको भी एक साइड रखा गया है, ठीक है। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, वो तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो यही सब जो है कुछ यहाँ पे उपलब्धियाँ हैं इसकी, ठीक है। तो अब देखो इसी के बारे में हमें और डिटेल्स में देखना है। जो है अगला टॉपिक इसमें यही है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो है दोष, ठीक है। कि मेंडलीव के आधुनिक सारणी जो थी, मेन मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसके दोषों को कैसे दूर किया गया आधुनिक सारणी के द्वारा, ठीक है। तो देखो आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए, ठीक है। क्या क्या दूर हो गए वो आप देखो, मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी, किस उसको क्या क्या दूर किया गया। तो देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो था इस समस्थानिकों की स्थिति जो थी स्पष्ट नहीं की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में
जो है समस्थानिक जो है जिनका परमाणु क्रमांक समान है उसके पोजीशन को भी स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रख दिए गए। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल जिसकी परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा। ठीक है, तो जिसका परमाणु संख्या 27 है और जो परमाणु संख्या निकल का 28 है वो पहले आएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें यही है कि परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। ठीक है, तो जो परमाणु संख्या होता है वही पूर्ण संख्या होता है इस सारणी के अनुसार, आधुनिक सारणी के अनुसार, और हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई भी तत्व नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस सारणी में बताया गया, आधुनिक सारणी में। उसके बाद देखो, अब अगला पॉइंट ये है, अगला टॉपिक कि परमाणु संख्या होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये सभी हैं, अगर आप इसको अभी समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको ये मल्टीपल चॉइस से लेकर के 3 नंबर 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है और परमाणु संख्या जो होता है वो अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो परमाणु संख्या इज इक्वल टू जो पर इलेक्ट्रॉन होते मीन प्रोटॉन होता है ये उसके बराबर होता है। ठीक है, परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो परमाणु संख्या के बारे में और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक में पहले क्या था, मेंडलीफ में मैंने आपको बताया था 8 था ऊर्ध्व स्तंभ, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहते हैं। ठीक है, और किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्व के कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, जैसे देखो लिथियम में 2 1, बेरिलियम में 2 2, बोरान में 2 3, कार्बन में 2 4। कोष की संख्या मतलब आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन के बाह्य कोष में जो रहता है, जैसे यहाँ पे देखो 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सब देखो यहाँ पे अलग अलग है, और एक समूह के सभी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट थे। और अगला पॉइंट यहाँ पे और है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आप ये समझ लीजिएगा, परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, तो देखो सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसमें क्या हुआ है, समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, एंड किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस पर निर्भर करती है कि इसका इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। ठीक है, और विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र जो था वो 2n⁴ था, जिसको निरूपित इसी के द्वारा कहते हैं। और जहाँ पे n जो है वो कोषों की संख्या है। ठीक है, अब वो n को आप कैसे समझोगे, कोष की संख्या, जैसे k है, l है, m है या फिर n है, ये था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोष का संख्या। ठीक है, तो मे भी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी परमाणु संख्या के बारे में होता क्या है, और यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की जो क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी और उसकी क्या उपलब्धियाँ थी, सीमाएँ थी। ठीक है, परमाणु संख्या के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है। आगे ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या जो है गुण आधुनिक आवर्त सारणी में है, और उसके बाद इसमें कुछ जो है कुछ सीमाएं भी हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई गई होंगी। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है, इसकी क्या क्या जो है गुण है। ठीक है, तो संयोजकता पहला प्रवृत्ति में है आधुनिक आवर्त सारणी में, संयोजकता। ठीक है, तो संयोजकता आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, बढ़ता है, घटता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजकता कहलाती है। तो सबसे पहले आप जो है संयोजकता के बारे में समझ लो, संयोजकता होता क्या है। तो देखो किसी भी परमाणु के जो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। जैसे आप कोई सा भी आप इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, कोई से भी आप तत्व ले लो, उसके बाहरी कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। ठीक है, तो देखो समूह में, किस समूह में, आधुनिक में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त सारणी में
बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये समूह क्या बताया था, समूह मैंने आपको पहले बताया था, समूह आवर्त क्या होता है। ठीक है, समूह ऊर्ध्वाधर, देखो समूह जो होता है वो ऊर्ध्वाधर वाला जो रहता है वो समूह होता है। ठीक है, एंड जो आवर्त रहता है उसको बाएं से दाएं, ये देखो ये आवर्त है एंड ये समूह ऐसे रहता है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देखो इसमें यही होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो जो पहले से लेकर के चौथे तत्व तक तो उसकी संयोजकता बढ़ती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद घट करके ये 0 होने लगती है। ठीक है, तो देखो कैसे बढ़ रही है, देखो ये बाएं से दाएं हम जा रहे हैं तो फर्स्ट एक बढ़ी, 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो गया, इतना तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद ये क्या हो गया, घट करके ये 0 हो गया। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा था। ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखो परमाणु साइज या फिर परमाणु भार। ठीक है, तो देखो परमाणु साइज क्या होता है, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र में बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज होती है। ठीक है, तो देखो परमाणु साइज क्या होता है, परमाणु साइज जो होता है किसी भी परमाणु की जो साइज है उसको हम त्रिज्या के थ्रू पता करते हैं, परमाणु की त्रिज्या के थ्रू, और जो किसी परमाणु की जो बाह्यतम कोश की दूरी होती है वही परमाणु की साइज होती है। ठीक है, अब इसका आवर्त में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आवर्त सारणी में, तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं आप देखो इधर से इधर की तरफ। ठीक है, तो देखो बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो परमाणु साइज या त्रिज्या घटता है क्योंकि नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। देखो त्रिज्या घट रही है कि नहीं, 186 से, और देखो इसका परमाणु भार 160, त्रिज्या 143। ठीक है, देखो ये बढ़ घटती ही जा रही है। ठीक है, और ये घट क्यों रही है, नाभिक की आवेश में वृद्धि होगी तो जो है त्रिज्या घटेगी ही। ठीक है, तो देखो इसमें बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या जो है घट रही है और नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। एंड देखो, और उसके बाद देखो इसमें देखो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। ठीक है, तो देखो समूह में ऊपर से नीचे के आने तरफ पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है और नाभिकीय और बाह्य कोष से दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घट रही थी लेकिन ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, तो यही मेन इसका जो है मोटो है बताने का। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज के बारे में आप बताइए, तो आपको लिखना रहेगा इसके बारे में कि इसमें बाएं से दाएं जाने पर ये होता है, ऊपर से नीचे जाने पर ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक ये आपका धात्विक गुण। ठीक है, कि धात्विक गुण होता क्या है, ये भी आपसे ये टॉपिक पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो धात्विक गुण का अर्थ ये होता है किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दागने की क्षमता। धात्विक गुण यही होता है, जैसे कोई भी तत्व है, कोई से भी तत्व है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोई सा भी तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसका धात्विक गुण भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी पॉइंट है कि धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ है। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें धातुओं को बाएं तरफ रखा गया है। ठीक है, अब आवर्त में बाएं से जाने पर जो है क्या होता है, धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। तो आवर्त में यही होता है, आवर्त सारणी में बाएं से जब हम दाएं जाते हैं, इस साइड से इस तरफ जाते हैं, तो धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है घट जाती है। और धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनायन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। और धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं तो इसलिए वो धनायन बनाते हैं, धनायन होते हैं। जैसे जो भी तत्व है, धातु है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो वो धनायन हो जाता है और जो ग्रहण करता है वो ऋणायन हो जाता है। ठीक है, वो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन को देती हैं और धनायन बनाती हैं, इसे ही हम वैद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट ये है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। ठीक है, तो देखो समूह में यही होता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। ये सब आपको पॉइंट है याद रखने वाला। ठीक है, इसको आप पॉइंट याद रखोगे, इस एग्जाम में पूछ लेगा धात्विक गुण क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है, तो आपको यही सब लिखना रहेगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा धात्विक गुण। अभी आपसे को ये एक टॉपिक और है अधात्विक गुण के बारे में। ठीक है, तो अधात्विक गुण क्या होता है वो भी आप पढ़ लो। अधात्विक गुण क्या होता है,
जैसे आपने पढ़ा धात्विक गुण में कि धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन को जो है त्यागती हैं, तो अधातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अब उसी के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है कि इसके बारे में। तो देखो अधातुएं जो होती हैं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। अब वैद्युत ऋणात्मक क्यों होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं, ठीक है। अधातुएं जो होती हैं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं, धातुएं बाईं ओर पाई जाती हैं आवर्त सारणी में, अधातुएं दाईं ओर पाई जाती हैं। ये सब याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है, ठीक है। धात्विक गुण आपने पढ़ा था कि बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होता था, कम होता था। इसमें क्या है, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो अधात्विक गुण ऑब्वियसली जो है बढ़ेगा, ठीक है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये कि आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं को दर्शाती हैं, ठीक है। तो अधात्विक गुण में ये भी है कि आवर्त सारणी के जो बीच में मध्य में उपधातु पाई जाती हैं, और उपधातु वही होती हैं जो कुछ गुण उसके अंदर धातु का होगा, कुछ लक्षण उसमें अधातु का होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट और ये भी है कि धातु ऑक्साइड जो होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं, ठीक है, जबकि अधातुएं जो होती हैं ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट्स था जो मैंने आपको समझा दिया है, अच्छी तरीके से बता दिया है पूरा टॉपिक्स इस चैप्टर का। किस चैप्टर का, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। इसका मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। और इस चैप्टर पूरा मैंने आप सभी के लिए कंप्लीट कर दिया है इन सिंगल वीडियो, ठीक है। तो मे भी आप सभी को हेल्प हुआ होगा इस कंप्लीट वीडियो को देख करके। तो ज़रूर से आप सभी शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। एंड चैनल पे आपको और वीडियोस डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू आप वॉच करते रहो एंड मैं भी आप सभी के लिए कंटिन्यू जो है वीडियो अपलोड करता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिएगा, ठीक है। और आपको कुछ और भी चैप्टर्स के चाहिए, कुछ और सब्जेक्ट के जो है नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, या फिर कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हो, तो चैट बॉक्स में आप ड्रॉप करना। या फिर कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो भी आप ड्रॉप करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा चैनल पे, तो आप उसको देख के पढ़ लीजिएगा। एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को आप सभी जल्द से जल्द शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ।